नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर सारा बासु आज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो प्रोग्राम में, जहाँ हम बात करेंगे गणित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कौन कौन से उपागम प्रयुक्त होते हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले के पूर्व के सत्रों में भी हम इसी विषय पर पहले चर्चा कर चुके हैं, जहाँ हमने पहले देखा था कि उपागम शब्द का अर्थ क्या है, अर्थात कोई कार्य करने की विधि या तरीका, यानी इंग्लिश में कहा जाए तो अप्रोच। तो तीन प्रकार के उपागमों की बात हुई थी। एक हमारी हुई थी आगमन और निगमन उपागम की, एक हुई थी संश्लेषणात्मक एवं विश्लेषणात्मक उपागम की, और तीसरी थी खोज एवं समस्या समाधान उपागम की। आज हम उसी कड़ी में आगे बात करते हैं, वो है हमारे खोज उपागम एवं समस्या समाधान उपागम की, कि ये दोनों हम प्रयास करेंगे जानने का कि है क्या और इनका प्रयोग कहाँ कहाँ हो सकता है, क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं, साथ में ये कि इनके क्या सकारात्मक पक्ष या क्या गुण हैं और इनमें क्या दोष या क्या नकारात्मक पक्ष है। फिर हम जानने का प्रयास करेंगे कि इनमें कौन कौन से सिद्धांत हैं जो अधिक सक्रिय रहते हैं या जिनके आधार पे इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, सबसे पहले हम इसी कड़ी में बात करते हैं खोज उपागम या अंग्रेजी में कहें तो डिस्कवरी अप्रोच की। इसका एक और नाम भी प्रचलित है, वो है अन्वेषण उपागम या ह्यूरिस्टिक मेथड की। अब बात करते हैं कि ये है क्या। खोज शब्द अपने आप में क्या दर्शाता है, कुछ ढूंढना, यानी विद्यार्थी को इस प्रकार की समस्याएं दी जाती हैं जहां उसको पूर्ण अवसर मिले कि वह अपने तर्क शक्ति के आधार पे अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके स्वयं प्रयास करे समस्या का समाधान ढूंढने का। खोजने का अर्थ क्या है, खोजेगा कैसे, ढूंढी हुई कोई खोई चीज़ तो है नहीं, करेगा क्या, पूर्व ज्ञान, यानी कि पूर्व में जो भी उसको सिद्धांत बताए गए हैं, सूत्र बताए गए हैं, या पूर्व में उसने जो भी गणित के कार्य किए हैं उनके आधार पे वो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा। अर्थात ज्ञात या पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान की ओर बढ़ने का प्रयास करेगा। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें सिद्धांत कौन कौन से प्रयुक्त होते हैं या किसके आधार पर ये उपागम बना है। तो खोज उपागम जो है वो सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि किस तरह से विद्यार्थी सक्रिय रहने पर सीख सकता है। इसमें जैसे हमने पहले भी कहा कि शिक्षक गौण भूमिका निभाता है, यानी कि केवल समस्या समक्ष रखने का काम करेगा और संक्षेप में उसके बारे में विद्यार्थी को प्रस्तुत करेगा क्या क्या तथ्य हैं। अब विद्यार्थी का क्या कार्य होगा, वो अपने पूर्व ज्ञान को टटोलेगा, सोचेगा कि पूर्व ज्ञान से अपने ज्ञात तथ्यों से वो कैसे इस अज्ञात की ओर जाए या समस्या का समाधान खोजे, और शिक्षक समय समय पर जहाँ कठिनाई होगी विद्यार्थी की सहायता करेगा या उसको प्रेरित करेगा कि वो आगे समस्या को किस प्रकार समाधान ढूंढ सकता है। अब खोज उपागम के कुछ मूल सिद्धांत होते हैं। ये कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन पे आधारित है, आइए इस पे भी एक बार नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत। क्रियाशीलता का सिद्धांत अर्थात विद्यार्थी जितना क्रियाशील रहेगा, अधिगमकर्ता जितना सीखेगा करने से, स्वयं कार्य करने से सीखने का सबसे प्रभावशीलता का सिद्धांत होता है, यानी कि शिक्षण प्रभावी भी होगी, रुचिकर भी होगी, आनंददायक भी होगी और विद्यार्थी का ज्ञान अधिक स्थायी होगा अगर क्रियाशीलता के सिद्धांत पे कार्य किया जाए। दूसरे सिद्धांत की बात करते हैं तो वह है स्वयं सीखने का या स्व अनुभव का सिद्धांत। स्व अनुभव यानी स्वयं किया गया अनुभव। अगर विद्यार्थी स्वयं सीखता है कुछ कार्य करके, क्रियाशीलता पे भी और स्वयं सीखने के कार्य पे, तो विद्यार्थी का ज्ञान स्थायी भी हो जाता है, साथ साथ उसमें एक आत्मविश्वास की भावना आती है कि मैंने स्वयं करके देखा है तो मैं आगे भी इस प्रकार की समस्याएं स्वयं हल कर सकता हूँ। चलिए, अब बात करते हैं रुचि के सिद्धांत की। रुचि का सिद्धांत भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है गणित अधिगम शिक्षण प्रक्रिया में। क्यों रखता है? क्योंकि रुचि ऐसी चीज़ है जिसके आधार पे गणित जैसा जटिल या नीरस विषय, जो प्रायः लोगों को पाया जाता है, शुरू में ऐसा लगता है कि नीरस विषय है, जटिल है, बहुत समय लगेगा, धैर्य की आवश्यकता है। यदि विद्यार्थी को उसमें एक बार रुचि आ जाए तो उसको कार्य करने में बहुत मज़ा आता है, वे खुद अपने आप आनंदपूर्वक और कार्य करना चाहेगा, गणित में आगे पढ़ना चाहेगा, उसकी जिज्ञासा की भावना जागृत होगी। तो रुचि के सिद्धांत के आधार पे हम ये प्रयास करते हैं कि समस्याएं इस प्रकार की प्रस्तुत की जाएं जहां विद्यार्थी को रुचिकर लगने लगे पूरी प्रक्रिया और वो उसमें और अधिक रुचि लेके, जिज्ञासा बढ़ा के आगे कार्य करना चाहे।
फिर आता है स्वावलंबन का सिद्धांत। स्वावलंबन का अर्थ क्या होता है? आजकल इस विषय में बहुत चर्चा भी हो रही है कि स्वावलंबन यानी विषय अपने आप से विद्यार्थी इस समस्या का समाधान करने में स्वयं को सक्षम महसूस करे। वो चाहेगा कि इस तरह की आगे की समस्याएं भी मैं स्वयं करूं। तो स्वावलंबन की भावना क्या होगी कि वह उनको हल करने में जब सक्षम हो जाता है, उसमें हिम्मत बढ़ती है, उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, तो वह आगे भी इसी प्रकार के कार्यों को करना चाहेगा। फिर बात करते हैं अभिप्रेरणा के सिद्धांत की। यहाँ हम खोज उपागम में बात करें तो अभिप्रेरणा का सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण है। अभिप्रेरणा किस प्रकार की होती है? दो प्रकार की मुख्य अभिप्रेरणा होती है। एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा और एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। जब हम बात करते हैं रुचि आधारित या क्रियाशीलता आधारित, तो हम अभिप्रेरणा कौन सी बात कर रहे हैं? वो है आंतरिक अभिप्रेरणा यानी इंटरनल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा किस प्रकार की होती है? दोबारा याद कर लेते हैं। वो क्या है? जहाँ शिक्षक शाबाशी देता है या आपको समस्या हल करने पर अंक मिले, तो वो आपकी बाह्य अभिप्रेरणा जो त्वरित रूप से मिलती है और थोड़े समय बाद उसका प्रभाव कम हो जाता है। अब एक आता है पूर्व ज्ञान का सिद्धांत। पूर्व ज्ञान यानी कि पहले जो चीज़ें पढ़ चुका है, यदि उनके सिद्धांत समझ में आए हैं, उनके सूत्र समझ में आए हैं, तो उनको सीढ़ी बना के आगे कैसे बढ़ा जाए। तो खोज उपागम में हम कर क्या रहे हैं? ज्ञात से अज्ञात की ओर। विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक ने क्या किया? एक समस्या प्रस्तुत की और उसके बाद उसको स्वतंत्र छोड़ दिया कि उस समस्या का समाधान स्वयं खोजे। स्वतंत्र क्यों छोड़ा? क्योंकि शिक्षक को भी पूर्ण विश्वास है कि विद्यार्थी को जो पूर्व में सिखाया गया है, उन तथ्य, उन सिद्धांतों या उन सूत्रों के आधार पे वे नवीन ज्ञान की ओर स्वयं बढ़ पाएगा, अग्रसर हो पाएगा। तो पूर्व ज्ञान का सिद्धांत भी यही मानता है कि आगे के ज्ञान के लिए पूर्व ज्ञान को सीढ़ी बना के आगे की सीढ़ियां बढ़ के आप नवीन ज्ञान को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं। फिर आता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का सिद्धांत खोज उपागम में क्यों प्रयुक्त हो रहा है? क्योंकि खोज उपागम है क्या? कोई चीज़ ढूंढनी है। क्या? अज्ञात समस्या का समाधान ढूंढना है। कोई ये तो है नहीं कि आप कोई चीज़ खो गई है इधर उधर ढूंढेंगे। आप क्या करेंगे? क्रमबद्ध रूप से चीज़ों को करेंगे ताकि किसी समस्या के समाधान तक पहुंच सके। तो वो कैसे करेंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी किसी क्रमबद्ध रूप से यदि आपको कोई कार्य करना है तो वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही आपको सिखाता है। साथ में आपने आखिर में हम अंत में बात करेंगे कौन सा सिद्धांत? वह है सत्यापन का सिद्धांत। आपने कोई समाधान निकाल लिया, क्या वास्तव में वह सही समाधान है या नहीं? आप उसका सत्यापन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। तो विद्यार्थी में ये भावना भी जागृत होती है कि आत्मविश्वास कब आएगा? जब सही सिद्धांत का प्रयोग किया जाए, अर्थात सत्यापन करके उसको समाधान को सिद्ध किया जाए कि हाँ वास्तव में यही इस समस्या का सही समाधान है। शिक्षक बाद में उसको सत्यापित करता है, पहले विद्यार्थी से अपेक्षा है कि वे परीक्षण के माध्यम से स्वयं ही उसको सिद्ध करके देखें, परीक्षण करके देखें और फिर शिक्षक के समक्ष या अपने आप प्रस्तुत करें कि हाँ समस्या का ये समाधान मैंने खोजा है। अब बात करते हैं आगे खोज उपागम की पूरी प्रक्रिया कैसे चलती है। चलिए, सबसे पहले इसमें चरण कौन सा होता है? शिक्षक द्वारा समस्या प्रस्तुत करना, यानी शिक्षक का कार्य गौण है परंतु सबसे प्रथम कार्य उसी के द्वारा किया जाएगा। अर्थात क्या होगा? शिक्षक सबसे पहले विद्यार्थियों के समक्ष अपनी समस्या प्रस्तुत करेगा जिसका हल अपेक्षित है विद्यार्थी हल करें। तो क्या करेंगे? विद्यार्थी उस समस्या को पढ़ेंगे, समझेंगे, अवलोकन करेंगे और फिर प्रयास करेंगे कि इससे संबंधित क्या क्या तथ्य हैं उनको खोजें या पुनः याद करें। क्यों? क्योंकि पूर्व ज्ञान पर भी आधारित है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें उनको पहले से ज्ञात हों, कुछ सूत्र ज्ञात हों, कुछ सिद्धांत ज्ञात हों और कुछ चीज़ें तथ्य ऐसे हों जो उस प्रश्न में ही विदित हों। तो उन सबको जोड़कर वो आगे तथ्य के आधार पर किसी परिकल्पना अर्थात कोई अनुमानित समाधान निकालने का प्रयास करेगा। जब उसने परिकल्पना निर्माण कर लिया यानी कोई अनुमानित उसने समाधान निकाल लिया, अंदाज़ा लगा लिया कि हाँ इस समस्या का ये समाधान संभव है, तब वो क्या करेगा? उसका परीक्षण करेगा। सत्यापन के लिए आवश्यकता है कि वो परीक्षण करके देखे कि मैंने जो समस्या का समाधान निकाला क्या वास्तव में वो सही है या नहीं। हम प्रायः देखते हैं कि क्या होता, आपने जल्दी में कार्य किया। गणित में प्रायः ये भूल की जाती है बच्चों द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा, जल्दी में समस्या का समाधान निकाला।
परंतु वो सही नहीं निकला। तो ये परीक्षण विधि क्या करेगी, आपको सत्यापित करने में सहायता करेगी कि सही समस्या का समाधान निकला या नहीं। जब निकल गया तो उसको विद्यार्थी ने सबके समक्ष प्रस्तुत किया कि ये उसके द्वारा निकाला गया समस्या का समाधान है, उत्तर के रूप में हो, चाहे वो सूत्र के रूप में हो या नियम के रूप में हो। अब बात करते हैं इसमें एक सरल से उदाहरण की, जिसके माध्यम से ये अधिक स्पष्ट हो जाएगा आपको खोज उपागम का प्रत्यय है क्या। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम एक ऐसा प्रत्यय है जिसके बारे में हम कक्षा 6 से पढ़ते आए हैं। इसमें होता क्या है, विद्यार्थी से हम कर क्या रहे हैं, उसे सूत्र निकालने को स्वयं कहेंगे। एक विधि ये भी हो सकती थी कि विद्यार्थी के समक्ष शिक्षक स्वयं सूत्र बता देते और फिर समस्या का हल करने को कहते, वो पुरानी विधि मानी जाती है। आजकल नवीन ज्ञान के हिसाब से क्या है, नवीन ज्ञान का निर्माण विद्यार्थी स्वयं करेगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं, कुछ अलग अलग वर्गाकार टुकड़े ले लीजिए, अलग अलग नाप के, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, 10, 20 तक के, आप 1 से लेके 20 तक के ऐसे ऐसे टुकड़े ले लीजिए जहाँ हर वर्ग के कुछ कुछ छोटे खाने बने हुए हों, और उनको फिर विद्यार्थियों को दे दीजिए कि चलो इनसे आज तुम एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करके देखो, इनका कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिनके आधार पे आप समकोण त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो विद्यार्थी क्या करेंगे, खेल खेल विधि है एक तरह से, उनके लिए बहुत सरल होगा। वो कहेंगे चलिए समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। पूर्व ज्ञान क्या है, उन्हें पता है समकोण त्रिभुज का अर्थ क्या होता है, यानी सीधी 2 रेखाएं होनी चाहिए और तीसरी आपकी रेखा आड़ी होनी चाहिए जो बाकी दोनों कोणों को छू रही हो। इस तरह के कोण का, त्रिभुज का मापन बनाने के उन्होंने क्या किया, अलग अलग टुकड़े जिनके माध्यम से ये बने। हमने कहा अब अगर आपके पास ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया तो देखिए कौन से वर्गाकार टुकड़ों के आधार पे आपने इनका निर्माण किया। जब ऐसा करके देखेंगे तो विद्यार्थी उनको नापेंगे, उन टुकड़ों में जो छोटे छोटे बने हुए हैं वर्गाकार, वो उसके आधार पे नाप के बताएंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, सबसे पहले एक जो हमारे पास कॉम्बिनेशन आ सकता है वो होता है आपके पास 3, 4 और 5 का। 3, 4 और 5 का कॉम्बिनेशन आया। उन्होंने देखा कर्ण का माप कितना आया, 5 वर्गाकार वाला खांचे वाला। एक तरफ आपका हो सकता है 3 आया हो, एक तरफ आपका 4 आया हो। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या संभव है आपके पास, 5, 12 और 13, यानी कि उसके पास ये भी संभव है कि एक और समकोण किसी और विद्यार्थी ने बनाया हो जहाँ पर 5, 12 और 13। यहाँ पर भी क्या होगा, सबसे अधिक संख्या वाला कौन सा होगा, वो कर्ण का लेला होगा और बाकी एक आपका आधार और एक लंब होगा। एक और कॉम्बिनेशन हो सकता है वह 6, 8 और 10 का। तो इन 3-4 उदाहरणों के आधार पे विद्यार्थी स्वयं ही समझ जाएगा कि जो कर्ण है यानी कि हाइपोटेन्यूज है, उसका अगर स्क्वायर करें तो वो किसके माप के बराबर आ रहा है, आधार और लंब के स्क्वायर के बराबर। अर्थात कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम भी यही कहता है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ क्या किया, विद्यार्थी को रटने के बजाय, याद कराने के बजाय, स्मरण शक्ति पे महत्व ना देके हमने क्या किया, उसने स्वयं करके देखा, यानी सूत्र को स्वयं खोजा। तो उसके लिए बहुत अधिक सक्रिय भी रहा और इस तरह का शिक्षण अधिक प्रभावशाली होगा। जीवन में शायद ही कभी विद्यार्थी इस सूत्र को भूल पाएगा यदि उसने इस विधि द्वारा उसका प्रयोग किया होगा और सूत्र तक पहुंचा होगा। चलिए, अब इतना अच्छा सा उदाहरण देखा, अब देखते हैं इस खोज उपागम के गुण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो अभी तक जो भी हमने चर्चा की उसमें हमने क्या देखा कि विद्यार्थी ही केंद्र बिंदु है, वह सदैव सक्रिय रह रहा है, सीखने का प्रयास करता रहता है, उसमें जिज्ञासा की भावना जागृत हो रही है, सीखने को अधिक अभिप्रेरित हो रहा है, तर्क शक्ति का विकास हो रहा है, सृजनात्मक शक्तियों का विकास हो रहा है, उसमें स्वावलंबन की भावना भी जागृत हो रही है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वह स्वयं सीखने में रुचिकर भी महसूस करेगा। जब इतने सारे गुण हैं और इन सब के आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि खोज उपागम में सबसे बड़ी अच्छाई या सकारात्मक पक्ष क्या है, मनोवैज्ञानिक रूप से उत्तम है। क्यों? क्योंकि सक्रिय भी रहा, उसकी रुचि भी बढ़ी और उसमें तर्क शक्ति भी बढ़ी। फिर आता है इसमें एक और कि ज्ञान कैसा होगा, जैसे अभी हमने उदाहरण में देखा, ज्ञान अधिक स्थायी होगा। क्यों? क्योंकि उसने स्वयं करके देखा है। जब करके देखा है तो याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, तर्क के आधार पे उसको हमेशा उसके मस्तिष्क में ये बात बैठ जाएगी।
अब बात करते हैं एक और चीज़, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। क्रमबद्ध रूप से किया गया कार्य है, इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी विकास होगा। साथ में उसकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए हमने रुचि और क्षमताओं के आधार पे कार्य कराया, तो व्यक्ति अपने आप गणित विषय नीरस ना लग के उसको आनंददायक लगने लगेगा। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें दोष क्या है। सबसे बड़ी समस्या जो इससे पूर्व में भी हमने चर्चा की है, समय। समय एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण अधिक लग रहा है यहाँ। तो कुछ ही केवल चुनिंदा ऐसे विषय होंगे जिनमें हम खोज उपागम का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी देख रहे हैं कि समस्या ऐसी है जिसमें संसाधन बहुत अधिक लगेंगे। हमने यहाँ उदाहरण में भी देखा कि अलग अलग वर्गाकार टुकड़े चाहिए थे, और वो भी अगर विद्यार्थियों की संख्या अधिक होगी तो विद्यालय में इस तरह के संसाधन उपलब्ध कराना कठिन हो सकता है। फिर समस्या आती है कुशलता की। शिक्षक अधिक कुशल नहीं होगा तो इस तरह की खोज समस्याओं को विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करना, फिर उन्हें प्रेरित करना कि हल कर पाए, कठिन हो जाएगा। साथ साथ समस्या ये भी आती है कि सभी विद्यार्थियों के लिए ये उपागम उपयुक्त नहीं होता। जैसे हमने पहले भी बात की थी, सब में धैर्य, तर्क शक्ति, सबका एक सा विकास नहीं होता। तो कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ विद्यार्थी पीछे रह जाते हैं सीखने की प्रक्रिया में, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसलिए भी इसका सीमित प्रयोग ही किया जाता है। चलिए अब अगली चर्चा का विषय हमारे लिए क्या रहेगा, समस्या समाधान उपागम या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। तो अगर हम बात करते हैं समस्या समाधान उपागम की, तो ये अपने आप में शब्द ही स्पष्ट करते हैं क्या है, किसी समस्या का समाधान। यानी विद्यार्थियों के समक्ष कोई समस्या रख दी जाती है, जटिल समस्या, और उसका हल विद्यार्थी से अपेक्षित है कि वह निकाले। और कैसे निकालेगा, यहाँ अभ्यास त्रुटि यानी कि ट्रायल एंड एरर मेथड या उसके द्वारा प्रयास करेगा कि निकाले। निकालने के लिए समस्या क्या करेगा, पूर्व ज्ञान को आधार बनाएगा। पूर्व ज्ञान के आधार पे स्वयं करके देखेगा, प्रयास करता रहेगा। जब प्रयासरत रहेगा तो कहीं कहीं त्रुटियां भी होंगी, फिर उन्हें सुधार के वो किसी निष्कर्ष तक पहुंचेगा। ये पूरी तरह से विद्यार्थी केंद्रित उपागम है, जहां पर विद्यार्थी सदैव सक्रिय रहता है और शिक्षक क्या करता है, गौण भूमिका। शिक्षक क्या करेगा, केवल समस्या को प्रस्तुत करेगा, जटिल समस्या को इस प्रकार से प्रस्तुत करेगा कि विद्यार्थी उसको सक्रिय रहते हुए समस्या का समाधान निकाल सके। अब समस्या समाधान प्रक्रिया कैसी होती है या उसको कैसे करा जाता है, तो सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है, अर्थात विद्यार्थियों के समक्ष जो समस्या रखी गई उसको विद्यार्थी अपने तरीके से स्वयं समझेगा कि समस्या में पूछा क्या जा रहा है और किन चरणों या किन सोपानों द्वारा मैं समस्या के समाधान तक पहुंच सकता हूं। इसमें समस्या पहचान ही सबसे कठिन है या जटिल प्रक्रिया है, जहां पर विद्यार्थी को समस्या को सरल शब्दों में स्वयं समझना होता है, फिर उसको वो विश्लेषण करेगा। यानी हमने जैसे पहले बात की विश्लेषणात्मक उपागम की, तो यहाँ क्या करेगा, विश्लेषण अर्थात छोटे छोटे हिस्सों में कठिन जटिल समस्या को बांटने का प्रयास करेगा। उसने ये भी कार्य कर लिया। अब वो क्या करेगा, इससे संबंधित जो भी आंकड़े हैं उनको एकत्र करने का प्रयास करेगा। यानी उसके पास क्या तथ्य दिए गए हैं, कौन से सूत्र ज्ञात हैं, क्या सिद्धांत हैं जिनका इस समस्या के समाधान में प्रयोग हो सकता है, उनके बारे में सोचेगा, एक जगह मस्तिष्क में रखेगा, फिर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करेगा अर्थात कुछ अनुमान लगाएगा। इसी को हम परिकल्पना भी कहते हैं। तकनीकी रूप से परिकल्पना शब्द है, परंतु उसका अर्थ यही है कि अनुमानित समाधान। यानी उसने कोई अंदाज़ा लगाया कि हमारे समस्या का ये समाधान संभव है, फिर उसने परीक्षण किया परिकल्पना का, यानी कि जो आपके पास एकत्र आंकड़े थे, जो तथ्य दिए गए थे, उसको कुछ आंकड़े आंकिक रूप में प्रस्तुत किए गए होंगे समस्या में, उनका प्रयोग करके वह देखेगा कि इस परिकल्पना में परीक्षण करने पर किस तरह के परिणाम आ रहे हैं। यदि वो सत्य हो रही है सिद्ध, तो वो परिकल्पना के परीक्षण के आधार पे कहेगा कि ये समाधान निकल गया। अगर हम बात कर रहे हैं अभ्यास त्रुटि की, तो ट्रायल एंड एरर में प्रायः ऐसा होता है कि उससे त्रुटि हो गई, दोबारा उसी प्रक्रिया को रिपीट करेगा। उसके बाद वह दोहराने के पश्चात देखेगा कि
क्या दोबारा करने पर या तिबारा करने पर क्या मैं सही समाधान तक पहुंचा? जब वो आंकड़ों के आधार पर सिद्ध कर पाएगा, सत्यापित कर पाएगा कि हाँ समस्या का यही सबसे उपयुक्त समाधान है, तो उस समाधान को वो समक्ष सबके रखेगा या उसको प्रस्तुत करेगा। अर्थात वह समस्या से चला था, जटिल समस्या से, और समाधान तक पहुंच गया जहां सत्यापन किया गया, यानी उसके पास अब सिद्ध किया गया कि ये समस्या का समाधान। चलिए इसके एक दो उदाहरण देख के देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अब इसमें क्या है, एक समस्या है हमारे पास जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्ड प्रॉब्लम्स, यानी शाब्दिक समस्या। अर्थ क्या है कि कुछ चीज़ों को शाब्दिक रूप से प्रस्तुत किया जाता है, साथ में कुछ अंक होते हैं, उस आधार पे विद्यार्थी को उस समस्या का हल निकालना होता है। ये प्रायः हम देखते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के समस्याएं प्रस्तुत की जाती हैं। देखें एक उदाहरण, इसमें क्या है, सीमा हरीश से 12 वर्ष बड़ी है। हमें क्या बताया गया, एक व्यक्ति सीमा है, एक व्यक्ति हरीश है, दोनों में अंतर कितना है, 12 वर्ष का। 5 वर्ष पूर्व सीमा और हरीश के आयु का कुल योग 28 था। हमें क्या बताया गया, दोनों की 5 वर्ष पूर्व जो भी आयु रही होगी उनका योग कुल 28 रहा होगा। तो आज दोनों की आयु कितनी है ये ज्ञात करना, यानी एक समस्या है कि दोनों की आयु ज्ञात करना। और पहले से क्या चीज़ है, समस्या का पहचान उसने कर ली, पहले उसने शब्दों को अंकों में परिवर्तित किया, यानी उसके पास ज्ञात क्या है कि दोनों में 12 वर्ष का अंतर है। और दूसरी चीज़ उसको पता है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का कुल योग 28 था। अब उस आधार पे वह समस्या का समाधान निकालने का विद्यार्थी प्रयास करेगा। तो क्या करेगा, सबसे पहले मान लीजिए कि वह मान रहा है सीमा की आयु कितनी है, x है, और हरीश की आयु y है। समीकरण लिखने में सरल होगा। तो कहा क्या गया प्रश्न में कि सीमा की आयु 12 वर्ष अधिक है हरीश से, अर्थात x इज इक्वल टू वाई प्लस 12। इसी को दूसरे रूप में लिखा जा सकता है, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, अर्थात दोनों के आयु में अंतर कितना है, 12 वर्ष का, और अधिक कौन है, x यानी सीमा। एक हमारे पास समीकरण उपलब्ध हो गया। अब विद्यार्थी के पास दूसरा एक वाक्य था जिसमें लिखा गया था कि 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का योग कितना था, 28। अब 5 वर्ष पहले सीमा जिसका मान हमने x रखा है उनका आयु कितनी रही होगी, x माइनस 5, और जो हरीश है उनकी आयु y है आज के समय में, तो 5 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, y माइनस 5। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण अगर शाब्दिक से अंकिक रूप में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 5 प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 28। तो जोड़ने पर क्या आया, x प्लस वाई माइनस 10 इज इक्वल टू 28। इसी को सरल समीकरण का रूप देना हो तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 38। कैसे आया, 28 में माइनस 10 इधर से गया, वहाँ प्लस 10 हो गया। अब हमारे पास दो समीकरण उपलब्ध हैं, x माइनस वाई जो 12 के बराबर है और x प्लस वाई जो 38 के बराबर है। हमारे पास सरल तरीका हल करने का क्या, दोनों समीकरणों को जोड़ दिया, अर्थात x और x जुड़ गए यानी 2x हो गए। एक जगह माइनस वाई था, एक जगह प्लस वाई था, दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास कितना बचा, 2x किसके बराबर है, 50 के, अर्थात x का मान कितना रह गया, 25। ये सरल तरीका था, उसने x ज्ञात कर लिया। अब y का मान कैसे ज्ञात करेगा, कहा गया x और y में 12 का अंतर है और y कितना है, 12 कम है, यानी कि x में से 12 घटा देंगे, अर्थात आंसर आया 13। तो अब हमारे पास उत्तर क्या आया कि हरीश की आयु 13 वर्ष है आज वर्तमान काल में और सीमा की आयु 25 वर्ष है। अब इसमें एक आपका सोपान रह गया, लास्ट स्टेप, वो क्या, सत्यापन करना। कहा क्या गया था कि दोनों की आयु में 12 वर्ष का अंतर है, वो भी हम यहाँ सत्यापित कर रहे हैं कि 25 और 13 में 12 का अंतर है और सीमा 12 वर्ष बड़ी है। दूसरी बात कही गई थी 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का जोड़ 28 था। तो आइए देखते हैं क्या होगा, 25 वर्ष यदि आज आयु है तो 5 वर्ष पूर्व सीमा की आयु कितनी रही होगी, 20, और यदि हरीश की आयु आज 13 वर्ष है तो 5 वर्ष पर 8 रही होगी। तो दोनों को तब भी जोड़ें तो 20 और 8 का जोड़ 28 आता है, अर्थात प्रश्न का हल सही निकल गया। एक और उदाहरण देखते हैं, सरल सा उदाहरण है जो हम प्रायः देखते हैं कि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दिए जाते हैं। आप लोग अभी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं कर रहे हैं उनमें सब में ही इस प्रकार के आते हैं, जहां अंकों की श्रेणी दी जाती है और आपसे पूछा जाता है अगला अंक कौन सा होगा।
तो इस श्रेणी में यहाँ प्रश्न में दिया गया है 7, 10, 8, 11, 9, 12 और आपको अंत में इसके बाद वाला आने वाला अंक ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, विद्यार्थी यहाँ अभ्यास त्रुटि के आधार पे प्रयास करेगा। सबसे पहले तो वह ये देखने का सोचेगा कि इसमें अंक किस तरह के हैं, क्या सारी सम संख्याएं हैं, सारी विषम संख्याएं हैं, सब आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम। इनमें से कोई भी चीज़ सटीक नहीं बैठ रही, क्योंकि आपके पास सम संख्याएं भी हैं, विषम संख्याएं भी हैं। हम देखते हैं कुछ आरोही क्रम में जा रहे हैं, कुछ अवरोही क्रम में, तो कुछ सिद्ध नहीं हो रहा। अब इन्हें या तो गुणा भाग के आधार पे या जोड़ने घटाने के आधार पे प्रयास करेगा। जब उसने ऐसा किया तो उसने क्या देखा विद्यार्थी ने कि 7 और 10 में 3 का अंतर है, अर्थात 7 में 3 जोड़ने पर अगला अंक आ रहा है। फिर अगले में 3 जोड़ता तो क्या सही आता? नहीं। तो उसने फिर प्रयास किया कि अंतर देखूं, तब क्या देखा, 10 में अगले अंक में 2 का अंतर था घटाने पर, अर्थात 10 में से 2 घटाने पर 8 आया। फिर वापस वही कड़ी चली, जहां 8 में 3 जोड़ा गया, अगला अंक 11 प्राप्त हुआ, उसमें 2 घटाया गया तो 9 प्राप्त हुआ। 9 में 3 जोड़ा तो आपके पास 12 आया। अब अगला अंक हमें ज्ञात करना है, यानी कि 7, 10, 8, 11, 9 और 12, ये तो हमें ज्ञात था। अगला अंक कैसे होगा, 3 की कड़ी में जोड़ा गया था तो अगले अंक में 2 घटाया जाएगा, अर्थात 10 उत्तर होगा। सिद्ध करके देख लिया विद्यार्थी ने। इसका दोबारा से अगर सत्यापन भी करेगा तो देखेगा क्रम में सही आ रहा है। चलिए, ये स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं इसके उपागम के क्या क्या गुण हैं या इसमें क्या क्या सकारात्मक पक्ष हैं। तो ये पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी सक्रिय रहता है, सदैव सक्रिय रहेगा, स्वयं अपनी तर्क शक्ति के आधार पे, सृजनात्मक शक्ति के आधार पे, अपने मस्तिष्क पे जोर डाल के प्रयास करेगा आगे समस्या क्या खोज करने का, समाधान का। तो वो सक्रिय रह के कर रहा है, इसलिए वो मनोवैज्ञानिक विधि है। साथ साथ इसमें क्या होगा, विद्यार्थी का आत्मविश्वास का भी विकास होगा, तर्क शक्ति का विकास होगा और विद्यार्थी आगे सीखने के लिए तत्पर रहेगा, उसको आनंद आता रहेगा, गणित जैसे विषय में उसको रुचि आएगी। अब बात करते हैं आगे, तो उसमें क्या देखते हैं कि एक और बिंदु है महत्वपूर्ण, वो रहता है कि स्थायी ज्ञान होता है। चाहे वो सूत्र की बात करें, चाहे वो किसी समस्या के समाधान में, तो इस तरह का ज्ञान जो भी प्राप्त हुआ विद्यार्थी को वह अधिक स्थायी होगा। अब अगर इतना अच्छा है तो इसमें क्या क्या दोष होंगे या हैं या नहीं हैं, वो भी एक बार अवलोकन करके देखते हैं। तो समस्या समाधान उपागम के क्या नकारात्मक पक्ष हैं या क्या दोष हैं? सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष क्या है? समय, बहुत अधिक समय लगता है। यहाँ हमने उदाहरण में भी देखा कि अभ्यास त्रुटि के आधार पे जब समस्या के समाधान तक पहुँचा तो बहुत अधिक समय लगता है। साथ साथ ये ऐसा उपागम है जिसका प्रयोग सभी गणितीय समस्याओं या सब प्रकरणों के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्या ये सभी विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त है या उचित है? ऐसा भी नहीं है। प्रायः ऐसा पाया जाता है कि सभी विद्यार्थियों की क्षमताएं एक सी नहीं होती। व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पे कहेंगे तो इसमें समस्याएं आ सकती हैं। सभी विद्यार्थी एक ही दर से न सीखेंगे न तर्क शक्ति का विकास कर पाएंगे, तो कभी कभार वहाँ भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब अंत में बात करें, अगर हम संक्षेप में बात करना चाहें तो यहाँ क्या देखते हैं, हमने आज 2 उपागमों की बात की, खोज उपागम और समस्या समाधान उपागम। दोनों ही बहुत रुचिकर माने गए, बहुत ज़्यादा आपको लगा आनंद भी आ सकता है, विद्यार्थी के लिए प्रभावशील भी होगा, मनोवैज्ञानिक रूप से सक्षम है, परंतु इनमें सबसे बड़ी समस्या है समय की। तो करा क्या जाता है, शिक्षक के तौर पे आपको भी यही प्रयास करना है कि कुछ चुनिंदा विषय ऐसे लिए जाएं जिनमें इन उपागमों का प्रयोग किया जाए। बाकी सब में हम क्या करें, और उपागमों का मिश्रित प्रयोग करें ताकि समय से पूरा भी हो सके पूरी पाठ्यचर्या और विद्यार्थी को आनंद भी आता रहे और वह सफल भी हो सके। आज के सत्र के लिए बस यहीं अंत करते हैं और यही अंत में कहूँगी, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।